हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? हाँ बेटा, मैं एकदम अच्छा। चलिए, हमने दो प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल एंड मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। दोनों ही प्रिंसिपल अपनी अकाउंटिंग जहां से स्टार्ट होती है, यानी आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन को, उसमें अपनी हेल्प करते हैं। एक बार एकदम छोटा सा रिकैप कर लेता हूं मैं। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि मालिक और उसका बिजनेस दोनों अलग अलग है। रिकॉर्डिंग हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाएगी। मालिक अगर पैसे लगाएगा बिजनेस में तो उसको कैपिटल बोलेंगे, अगर वो पैसे निकालेगा तो उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। और हमेशा ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाएंगे। और मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग किसके पीछे भागता है? मनी के पीछे भागता है, यानी कि अगर पैसा इन्वॉल्व है वही ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे। सर कैसे? बेटा जैसे मान लो आपने आज ब्रेकफास्ट में पिज्जा खाया, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड करोगे? यस सर, ऑफ कोर्स करेंगे सर, पिज्जा खाया है हमने तो रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। कहां रिकॉर्ड करोगे आप उसको? आप उसको व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरी या कहीं फेसबुक वगैरह पे कहीं ना कहीं आप उसको अपडेट कर देते हैं कि यस, आज मैंने बहुत ही डिलीशियस पिज्जा खाया, ताकि दूसरे देख के जले आपसे। और यस, तो पिज्जा खाया आपने तो आप उसको अपडेट कर देते हो अपनी स्टोरी के अंदर। उसके बाद में आपका मान लो, सपोज करो कि आपने कोई पोइट्री लिखा, तो आप उस पोइट्री का भी क्या कर देते हो? स्टेटस अपडेट कर देते हो। आपने कोई ड्राइंग पेंटिंग वगैरह बनाई तो भी हम क्या करते हैं? हाँ, हम तो भी सर स्टेटस बिल्कुल अपडेट करते हैं, क्योंकि हमें लोगों के कमेंट्स चाहिए होते हैं, लोग देखें हमने क्या काम किया आज, तो ये काम हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद में हो सकता है कि आज आपने कोई न्यू मोबाइल या कुछ लैपटॉप वगैरह परचेज किया हो, क्लियर है? तो आपने क्या क्या काम किया? आपने या तो कुछ पिज्जा वगैरह खाया, आपने मोबाइल वगैरह परचेज किया है, आपने पोएट्री लिखा है, ड्राइंग किया है, आपकी जो भी टैलेंट है आपने उसके लिए कुछ काम किया है, हॉबी को अपना पूरा किया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या आप इन सबको बुक्स में रिकॉर्ड करोगे? आपने रिकॉर्ड किया ना सर, हमने स्टेटस लगाया, मोबाइल खरीदने का भी स्टेटस लगाया, तो क्या इनको सारे ट्रांजेक्शन्स को बुक्स के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर लिखेंगे हम लोग? द आंसर इज नो सर। हम सिर्फ और सिर्फ इन ट्रांजेक्शन्स के अंदर से सिर्फ मोबाइल की परचेज या फिर लैपटॉप की परचेज बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, बाकी ट्रांजेक्शन्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि उन ट्रांजेक्शन्स के अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है। यानी कि उनके लिए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे स्टेटस तो लगा सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बुक्स के अंदर वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं। ऐसे जो बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन और जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हीं को मेजर करके बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? तो ये तो हुआ आइडेंटिफिकेशन। अभी मेरे को लगता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन, सर आइडेंटिफिकेशन तो बिल्कुल अच्छे से अब क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजेक्शन का इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाना है और कौन सा ट्रांजेक्शन सर बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ये तो हमारे को क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी क्लियर हो गया। अभी रिकॉर्डिंग कैसे होने वाला है? आज की क्लास में अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको कुछ स्पेशल नहीं करना होता है, खाली सोचना होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर कुछ रूल्स हैं, कुछ सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम हम आज समझने वाले हैं। हम ये समझेंगे सबसे पहले कि वो सिस्टम कहां से आया, कितने साल पुराना है, क्या अकाउंटिंग अभी 10 साल पहले स्टार्ट हुई या 100 साल पहले स्टार्ट हुई या हजारों सालों से अकाउंटिंग चली आ रही है।
तो ये सारी उसकी हिस्ट्री हम समझने वाले हैं, किसने अकाउंटिंग बनाया, अकाउंटिंग के कितने सिस्टम चलते हैं, कौन सा सिस्टम हम सर फॉलो करने वाले हैं, कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो चलिए पहले तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो अकाउंटिंग है वो कोई नई चीज नहीं है। पुराने टाइम से हमेशा से अकाउंटिंग होती आई है। चाहे भली उस टाइम राजा महाराजा होते थे तो भी लोग अकाउंटिंग करते थे। राजा महाराजा के पास भी उनके भी जो मुनीम होते थे, जो पूरा उनका स्टेट होता था उसकी वो अकाउंटिंग रखते थे। यानी हर चीज का हिसाब किताब रखा जाता था। लेकिन हिसाब किताब रखने के तरीके धीरे धीरे बदले हैं। जैसे दूसरी चीजें भी, लोगों की आदतें भी बदली है। पहले लोग डायरी लिखा करते थे, फिर लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट किया, उसके बाद में फिर स्टोरीज आ गई, फिर स्टेटस आ गया। यानी चीजें चेंज हुई है, लेकिन काम बहुत पुराने टाइम से होता आया है। उसी तरह अकाउंटिंग भी करने के तरीके चेंज हुए हैं, लेकिन अकाउंटिंग आज स्टार्ट नहीं हुई है, अकाउंटिंग हमेशा से होती आ रही है। तो हमें कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है, जो काम हमेशा होता आया है वही हमें पढ़ना है। बट मैं आपको तरीका सिखाने वाला हूं, सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीका, जो आज वर्ल्ड में फॉलो होता है, वो तरीका हम समझने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो ये आपको मैं याद करा दूं कि ये जो अकाउंटिंग हम लोग करते हैं, ये इस तरह की बुक आपने बेटा देखी होगी। हाँ मैं आपको बुक दिखाता हूं बेटा, एक से। ये देखो, ये बेटा ये बुक आपने देखी है ना। हाँ सर, सर इसके अंदर पेजेस भी लो बेटा, ये लो, ये देखो इसके अंदर येलो कलर के पेजेस होते हैं। यहाँ पे कुछ बुक्स के अंदर स्वास्तिक वगैरह बना हुआ होता है। ये इसको बही खाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बही खाता। इसके अंदर पुराने टाइम में जो मुनीम वगैरह होते थे वो इसके अंदर ही अकाउंटिंग लिखा करते थे। और पता है कैसे लिखा करते थे? कोई स्केल वगैरह का यूज नहीं किया करते थे। वो अपनी लाइंस बनाने के लिए जो पेज होता था, ये पेज अपने नॉर्मल पेज से थोड़ा मोटा होता है, इसी पेज को वो लोग ऐसे फोल्ड किया करते थे। ऐसे फोल्ड किया, फिर उसको फिर फोल्ड किया, फिर उसको फोल्ड किया, तो ऐसे इसके अंदर 8 बॉक्सेस बन जाते थे, कॉलम्स बन जाते थे। कितने? 8 कॉलम्स बन जाते थे, जिनके अंदर वो अकाउंटिंग करते थे। और एकदम सीधा सीधा अकाउंटिंग होती थी उनका, क्योंकि वो जो इनमें सलवटें बन जाती थी, उन्हीं सलवटे के बेस पे वो अकाउंटिंग करते थे अपना। तो कोई स्केल का यूज नहीं करते थे, वो इसी को फोल्ड करके काम किया करते थे। तो ये बुक है बेटा, देखिए आपने, मैं इसको रख देता हूं आपको। तो बेटा ये जो बुक होती थी, इस बुक के अंदर ये लोग अकाउंटिंग करते थे। और सब लोगों का सिस्टम जो होता था अलग अलग तरह का होता था। जिसको जैसे इजी लगता, जैसे सही लगता, वो वैसे अकाउंटिंग कर लेता था। यानी कि मान लो कि हमारा एक कस्टमर है राम। मैंने उस राम को जब सामान बेचा 5,000 रुपए का, तो मैंने राम के अकाउंट में लिख लिया राम अकाउंट। सर अकाउंट क्या होता है बेटा? अकाउंट अभी यूं समझो, कोई भी वर्ड आए उसके साथ हम अकाउंट तो लगा ही देंगे। अकाउंट की आदत ही डाल लो आप। अकाउंट का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये मानो कोई भी अकाउंट है, कोई भी नाम है, उसके आगे अकाउंट हम लगाएंगे। तो 5,000 हमने प्लस कर लिया। फिर राम ने 2,000 का सामान और खरीदा, फिर हमने प्लस कर लिया। फिर राम ने रिटर्न कर दिया, उसको पसंद नहीं आया, सामान रिटर्न कर दिया, तो हमने 1,000 माइनस कर दिया। यानी ये प्लस माइनस चलता रहता था। फिर उसने कुछ पेमेंट कर दिया, तो हमने वो पेमेंट भी माइनस कर दिया। ऐसे करके लास्ट में अभी पूछे कि राम का कितना बैलेंस है, राम से कितने रुपए लेने हैं या देने हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे। मुनीम वगैरह जो होते थे, हिसाब रखते थे, उनसे मालिक पूछता था कि कितने रुपए देने हैं या कितने रुपए लेने हैं, तो वो लोग क्या करते थे? हिसाब दे देते थे उसको। लेकिन अभी जो सिस्टम चलता है वो ये नहीं चलता है। अभी का सिस्टम पूरा का पूरा क्या हो रखा है? चेंज हो गया है। ये प्लस माइनस की जगह हम लोग अभी क्या लिखने वाले हैं?
डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हम प्लस माइनस की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट। तो सर सबसे पहले तो सर ये डेबिट क्रेडिट कहां से आया, ये कौन सा सिस्टम है? तो बेटा आपको मैंने अभी बताया था कि आपने पिज्जा खाया कि नहीं खाया? सबने पिज्जा खाया है ना? तो पिज्जा बेटा, पिज्जा का ओरिजिन कहां से है? क्या आप लोगों को पता है पिज्जा कहां से आया है? जैसे आप अगर आपको पूछे कि भुजिया, पापड़, रसगुल्ला ये सब कहां से बिलोंग करता है, तो आप कहोगे कि सर ये सब इंडिया से बिलोंग करता है, इनका ओरिजिन इंडिया से है, इंडिया से ये वर्ल्ड के अंदर गया है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई थी? इंडिया से। लेकिन पिज्जा इंडिया में बना था क्या सबसे पहले? नहीं सर, नहीं है, हमें तो अभी पता चला है इन सालों में। तो पिज्जा बेटा, पिज्जा कहां से ओरिजिन हुआ है? पिज्जा जिस तरह से हम लोग रेगुलर के अंदर जो अपना टिकड़ा वगैरह, पराठा और जो खाते हैं हम लोग पराठा, उसी तरह इटली के लोग इसे पराठे की तरह ही खाते थे। उनका तो ये रेगुलर फूड था पिज्जा। वहां से ये फेमस हुआ है वर्ल्ड वार टू के बाद में। वर्ल्ड वार टू के अंदर बहुत सारी कंट्रीज की आर्मी इटली के अंदर रुकी थी और उन्होंने वहां पे, जब उनका स्टे था तो उन्होंने वहां पे उस पिज्जा को टेस्ट किया और फिर वहां से वो पिज्जा इतना फेमस हुआ कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो गया। इटली के अंदर तीन चीजों के लिए फेमस है। इटली तीन चीजों के लिए फेमस है, पास्ता एंड पिज्जा। पास्ता भी इटली से ही ओरिजिन हुआ है। ये दोनों चीजें जो इटली के नेशनल फूड थे, आज वो इंटरनेशनल डिशेस बन चुकी है। हर कंट्री के अंदर, लगभग हर कंट्री के अंदर पिज्जा खाया जाता है। तो पिज्जा कहां से फेमस हुआ था? इटली के नेपल्स नाम की सिटी से फेमस हुआ था। इवन एक पिज्जा आपने खाया होगा, पिज्जा मार्गरेटा, जो इटली की क्वीन है उसके नाम पे उसका नाम रखा गया है। सर आपको बड़ी नॉलेज है पिज्जा के ऊपर। हाँ बेटा, मैंने पिज्जा के ऊपर बड़ी रिसर्च कर रखी है, आप लोग भी कर सकते हो बेटा। यूट्यूब पे आपको तरह तरह के पिज्जा के बारे में पता चलेगा। अच्छा सर छोड़ो, अपने काम की बात पे आते हैं। सर आपने कहा था इटली तीन चीज के लिए फेमस है, पास्ता, पिज्जा और तीसरा है बेटा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन भी इटली से ही हुआ है। अच्छा सर, हाँ बेटा हाँ, इटली के अंदर ही एक ऐसा जो अकाउंटेंट हुआ था, ऐसा एक मुनीम हुआ था जिसने डबल एंट्री सिस्टम बनाया। उसने कहा कि ये जो पहले पुराने टाइम में इटली में भी अकाउंटिंग कैसे होती थी, इसी तरह से होती थी, इसी तरह खाते रखे जाते थे। लेकिन जो ये आदमी आया, इसने, जो इटली का मुनीम है, इसने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। और बाद में, इसके बाद में ये सिस्टम इतना फेमस हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, और आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर सिस्टम जो फॉलो होता है अकाउंटिंग का, उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। और वो सिस्टम ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस आदमी का नाम बता दूं आपको बेटा, आप गैस नहीं कर सकते उसका नाम। उसका नाम था लुका। सर पूरा नाम बताओ? लो बेटा लो, ये उसका पूरा नाम, लुका पासियोली। 1494 में शम्मा दी अर्थमेटिका करके एक इसकी बुक पब्लिश हुई थी और उसी बुक के अंदर इसने अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट कैसे होना चाहिए, क्या कैसे क्लासिफिकेशन किया जाएगा, लेजर्स कैसे बनेंगे, प्रॉफिट लॉस कैसे निकाला जाएगा, वो सारा उसने उस बुक में लिखा था, जिसका बाद में लेटर ऑन इंग्लिश में कन्वर्जन हुआ था। और फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बुक इतनी फेमस हो गई कि ये डबल एंट्री सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई हो गया। और आज की डेट में भी हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिस्टम होता है डबल एंट्री सिस्टम। सर ये क्या होता है? फटाफट से बेटा, फटाफट से नहीं, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। आने वाली 3-4 क्लासेस के अंदर आप मेरे से पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है इस सिस्टम के बेस पे, क्या इसके रूल्स हैं, कैसा प्रेजेंटेशन होता है।
तो बेटा 3-4 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है यहां से। आज हम ये डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा ये नाम याद करो आप, बहुत सारे अकाउंटिंग की क्विज में पूछा जाता है कि वो इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट किया था, ओरिजिन कहां से है? तो लुका पासियोली 1494 एक बुक आई थी इसकी, और तब से ये बेसिकली लुका पासियोली एक मैथमेटिशियन था, और फिर इसने धीरे धीरे अकाउंटिंग के अंदर जो है रिसर्च किया, और इसने एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको या तो हम डेबिट करेंगे अकाउंट को, या हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और ये सिस्टम कहता है अपने को कि हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होंगे, डबल इफेक्ट होगा, 2 एस्पेक्ट होंगे। यानी कि जैसे मान लो मैं मशीन परचेज करता हूं, तो मशीन परचेज करूंगा तो मशीन आएगी, और उसके बदले में मुझे भी तो कुछ देना पड़ेगा, तो मेरी तरफ से कैश जाएगा। तो 2 इफेक्ट हो रहे हैं ना, मशीन आ रही है और कैश जा रहा है। मशीन की वैल्यू बढ़ रही है मेरी बुक्स में, कैश की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर हुआ? यानी कि ये कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होंगे, और वो 2 जो इफेक्ट होंगे, इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। उन दोनों इफेक्ट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। अब सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? सर सबसे पहले डेबिट क्रेडिट का मतलब समझा दो, उसके बाद में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो तो हम बाद में समझेंगे। तो बेटा डेबिट क्रेडिट का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी सर डेबिट क्रेडिट में हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि डेबिट, व्हाट आर डेबिट एंड व्हाट आर क्रेडिट। टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, इट्स इंपॉर्टेंट to make a couple of points clear so we can remove any misunderstandings. Debits and credits are neither good or bad. Debits and credits are not the same as adding or subtracting. Debits and credits are the words used to reflect the duality or double-sided effect of all the financial transactions. क्लियर हुआ? डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग नहीं समझना है। डेबिट एंड क्रेडिट को इस तरह से समझिए बेटा, जैसे अभी क्या मैंने कहा, मशीनरी परचेज फॉर कैश। मैंने अपने बिजनेस के लिए क्या खरीदी, मैंने अपने बिजनेस के लिए एक मशीनरी खरीदी फॉर कैश, कुछ भी रुपीज हो सकता है, 50,000 मान लो, लेट से 50,000 की एक मशीन परचेज की। तो अभी क्या हो रहा है, बुक्स के अंदर मशीनरी आ रही है, बढ़ रही है कि घट रही है? सर आ रही है, मशीनरी इंक्रीज हो रही है, मशीनरी इंक्रीजेज, और कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फर्म से जा रहा है। तो बेटा मशीन के आने को हम लोग बोलेंगे मशीन डेबिट, और कैश के जाने को हम लोग बोलेंगे कैश क्रेडिट। यानी कि अगर कोई चीज आए तो उसको डेबिट, और जाए तो उसको क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग कुछ नहीं है, हमें बस 2 चीजों में डिस्टिंक्शन करना था। हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। तो एक को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट, दूसरे को हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट। जैसे आपको पता है बेटा, आपकी जब अटेंडेंस ली जाती है तो कुछ बच्चे होते हैं प्रेजेंट, कुछ बच्चे होते हैं अब्सेंट। प्रेजेंट के आगे टीचर लगा देता है पी, अब्सेंट के आगे लगा देता है ए। पी एंड ए, पी रिप्रेजेंट प्रेजेंट, ए रिप्रेजेंट अब्सेंट। वैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके कितने इफेक्ट होंगे, 2। एक होगा क्या, डेबिट, दूसरा होगा क्रेडिट। कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, तो बढ़ने को डेबिट, घटने को क्रेडिट। इसके अलावा भी आपको समझा दूं मैं कि अब हम जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसको 2 साइड में लिखते हैं। तो ये अपना लेफ्ट हैंड जो साइड है, ये है अपना राइट साइड। तो अगर
कभी भी कुछ भी आएगा तो उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड को क्या बोला जाएगा, डेबिट, और राइट साइड को क्या बोला जाएगा, क्रेडिट। बस ये समझ लो कि डेबिट और क्रेडिट एक जो अपना कॉइन होता है, जैसे हेड एंड टेल, अगर कॉइन उछालेंगे तो क्या होगा, या तो हेड या फिर टेल, एक बार हेड आएगा फिर टेल आएगा। उसी तरह हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होंगे, दो। तो कभी डेबिट कभी क्रेडिट, सारे ट्रांजेक्शन में यही होने वाला है। एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, फिर एक अकाउंट डेबिट होगा, फिर एक अकाउंट क्रेडिट होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो अकाउंट डेबिट होंगे या दो क्रेडिट होंगे, हमेशा इक्वल चलेगा डेबिट एंड क्रेडिट, दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों अलग अलग है। मीनिंग इनका कुछ नहीं है, जैसे बस सिस्टम बना दिया कि हाँ अगर कोई आया है तो राइट करो, कोई नहीं आया तो रॉन्ग करो। तो ये आपने दो सिंबल कर दिए, टिक टिक मार्क। वैसे ही हम लोग बुक्स के अंदर क्या करेंगे, अकाउंटिंग के अंदर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये उससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस ये मान लो कि कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट क्रेडिट करना है अपने को, ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाए, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाए। तो बेटा ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है, वो ट्रांजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, क्या किस तरह से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं, फिर मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर हुआ? अभी समझ लेते हैं ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। तो ये बेटा ये देखिए ये क्या है, ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके लिए बनाए हैं। हाँ बेटा ये मेरी बुक स्टोर है, नवीन बुक स्टोर, और इसके अंदर देखो आप क्या क्या है। सर ये बेटा ये मेरे वर्कर्स हैं। सर आप कहाँ पे हो? बेटा मैं तो ये रहा, मैं तो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो सर फिर ये सारे बेटा वर्कर है ना, ये काम कर रहे हैं, तुम्हारे को कुछ भी सामान चाहिए ले लेना आराम से, डिस्काउंट भी दूंगा। हाँ सर तो ये बेटा वर्कर्स है, मैंने बुक स्टोर मेरा चलता है। और ये देखिए कुछ स्टेशनरी और का सामान पड़ा है यहाँ पे, कुछ फर्नीचर पड़ा है, यानी मेरे पास ये जो फर्नीचर है या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे, एसी लगवा रखा है मैंने, ठीक है। ये सारी चीजें मेरे लिए क्या होती है, ये सब मेरे लिए एसेट्स होते हैं, मेरी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो ये एसेट्स प्रॉपर्टीज मैं अपने बिजनेस में यूज करता हूँ। उसके बाद में सर क्या हो रहा है बेटा, मैं बुक्स कहाँ से खरीदता हूँ, डायरेक्ट पब्लिशर से खरीदता हूँ, मैं होलसेलर वगैरह से नहीं खरीदता, मैं डायरेक्ट पब्लिशर से बुक्स खरीदता हूँ। तो ये पब्लिशर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये बुक्स सेल कर रहे हैं मुझे। ये मेरे लिए क्या होंगे सर, ये आपके लिए सप्लायर हो जाएंगे, ये मेरे सप्लायर्स हैं। उसके बाद में ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक से सामान आता है, कैरीज यानी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है उसको हम कैरीज बोलते हैं, तो कैरीज चुकाना पड़ता है मुझे। फिर मैंने बिल्डिंग मेरी खुद की नहीं है, दुकान मेरी नहीं है, दुकान मैंने किराए पे ले रखी है, लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को मैं क्या पे करता हूँ, रेंट पे करता हूँ। इसने मुझे बिल्डिंग दी, मैं बदले में इसको क्या दे रहा हूँ, रेंट पे कर रहा हूँ। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी मेरे को चाहिए, मैं इसके लिए पेमेंट करता हूँ। मैंने बैंक से लोन भी ले रखा है, यानी मैं बैंक के साथ भी क्या करता हूँ, डीलिंग करता हूँ, ट्रांजेक्शन करता हूँ। उसके बाद में मेरे कस्टमर्स कौन है, जो स्टूडेंट है वो मेरे कस्टमर्स हैं, वो मेरे से सामान परचेज करते हैं, उनको मैं सेल करता हूँ। यहाँ पे सेल नहीं है, सॉरी, मैं यहाँ से परचेज करता हूँ, क्योंकि अपने को ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है ना, तो बिजनेस के लिए ये परचेज हो गया और स्टूडेंट को सेल हो गया। फिर ये जो वर्कर्स मैंने रखे हुए काम करने के लिए, उनको मैं क्या देता हूँ, सैलरी देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, मेरी दुकान नहीं है, पता नहीं लोगों को, तो मैं एडवर्टाइजमेंट करता हूँ ताकि कस्टमर्स आए। तो आप ओवरऑल सिनेरियो समझ आ रहा है, बिजनेस के अंदर क्या क्या है आपके पास में, बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स है आपके पास में, बहुत सारे लोगों से आप डीलिंग्स कर रहे हो, बहुत तरह के खर्चे आपको चुकाने पड़ते हैं, कई तरह की इनकम भी आपको हो रही है। तो ऐसा करके ओवरऑल बिजनेस का सिनेरियो होता है। ये सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, इनके अंदर मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए हमें इन सारे ट्रांजेक्शन्स की क्या करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। इनको बुक्स के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम लिखने वाले हैं। सर कैसे लिखेंगे, तो वो लिखने का तरीका ही तो हम क्या कह रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। रिकॉर्ड तो हर आदमी करता है, पहले भी करता था, अभी भी करेंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा,
वो तरीका होगा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम किसने बताया? लुका पासियोली ने। 1494 से इसका ओरिजिन है, फ्रॉम इटली। और उसके बाद में ये वर्ल्ड वाइड इतना फेमस हो गया कि आज भी लुका पासियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? लुका पासियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि लुका पासियोली जो है उसने अकाउंटिंग का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अब हमें ये बताइए फटाफट से कि हमें डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है, ताकि हम फटाफट से अकाउंटिंग स्टार्ट करें। तो डबल एंट्री सिस्टम तो उसने बना दिया, लेकिन अभी हमने उससे पूछा कि भाई ये डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट करना है क्रेडिट करना है। ये तो तुमने बोल दिया कि डेबिट करो क्रेडिट करो, लेकिन ये तो बताओ डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। तो लुका पासियोली ने क्या कहा? लुका पासियोली ने कहा कि डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए सबसे पहले आपके बिजनेस में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने अकाउंट ओपन होते हैं, उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ेगा। 3 पार्ट्स के अंदर जितनी भी अकाउंट है उन्हें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफाई करना पड़ेगा। फिर मैं बताऊंगा कि डेबिट कैसे करना है, क्रेडिट कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए लुका पासियोली ने जो क्लासिफिकेशन दिया अकाउंट्स का, उसको हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बेटा डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको इसी क्लासिफिकेशन से समझ में आने वाला है। ये क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकदम अच्छे से ध्यान से पूरा फोकस करके इसको देखना क्या लुका पासियोली बोल रहे हैं। तो लुका पासियोली से हम पूछते गए, उसने कहा क्या कितने पार्ट्स में क्लासिफाई करना है? 3 पार्ट्स के अंदर। देखिए वैसे इसको 2 पार्ट में हम पहले क्लासिफाई करते हैं। उसने कहा एक तो आप क्लासिफाई करो पर्सनल अकाउंट्स, और एक उसने कहा क्या करो क्लासिफाई इम्पर्सनल अकाउंट्स। ये क्या लिखा है सर? ये बेटा अकाउंट्स को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं अकाउंट। और सर अकाउंट क्या होता है? अकाउंट बेटा मैं आपको धीरे धीरे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि अकाउंट क्या होता है। अभी तो आप ये समझो कि हर वर्ड के आगे अकाउंट अपने को लगाना है। तो क्लासिफिकेशन में क्या कहा? पर्सनल इम्पर्सनल। जो पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, कुछ एसेट्स वगैरह से रिलेटेड है, वस्तुएं हैं या फिर कुछ एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं, तो उनको इम्पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। एंड फर्दर इम्पर्सनल में 2 कैटेगरी बन गई। वन इज रियल अकाउंट्स and the other one is nominal accounts। ठीक है बेटा। तो क्या कहा उसने? डेबिट क्रेडिट समझने से पहले आपको 3 बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, 3 रजिस्टर अलग अलग मेंटेन करने पड़ेंगे। एक रजिस्टर होगा पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होगा रियल अकाउंट्स, तीसरा होगा नॉमिनल अकाउंट्स। ये तीनों रजिस्टर आप पहले मेंटेन करो। आप पहले ये समझो कि इन तीनों के अंदर हम क्या क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद में आपको डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो समझ आने वाला है। तो सबसे पहले पर्सनल। आज की क्लास में बेटा हम पर्सनल समझ लेते हैं, रियल और नॉमिनल हम समझते हैं नेक्स्ट क्लास में। बट पर्सनल को आज की क्लास में इतना अच्छे से समझना कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। रियल और नॉमिनल फिर समझाने के बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, कि प्रैक्टिस करवाने वाला हूं कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी के अंदर जाएगा। तो कितनी कैटेगरी बना दी? 3, पर्सनल रियल नॉमिनल। पर्सनल के अंदर फिर से 3 कैटेगरी। अच्छा 3 कैटेगरी मैं समझाऊं उससे पहले आप ये समझो कि सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है। अकाउंट ऑफ दोज पर्सन्स to whom we
deal with account of those persons to whom we deal with, ऐसे सारे लोगों के अकाउंट्स जिनके साथ हम डील करते हैं या कर सकते हैं, उन सबको पर्सनल कैटेगरी में रखा जाता है। क्लियर हुआ? डील यानी बिजनेस करना। आप किन किन के साथ बिजनेस कर सकते हो? क्या आप मेरे साथ बिजनेस कर सकते हो? यस सर। क्या मैं आप लोगों के साथ बिजनेस कर सकता हूं? यस सर, कर सकते हो। क्या आप दुकान फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स के साथ बिजनेस कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। दुकान के साथ हम परचेज सेल करते हैं। क्या आप कंपनीज के साथ बिजनेस कर सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं। क्या आप इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज वगैरह को गुड्स बेच सकते हो, खरीद सकते हो? हाँ सर, कर सकते हैं। तो यानी कि पर्सन की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ब्रॉड है। खाली ह्यूमन बींग्स नहीं आएंगे, हम जैसे लोग तो आएंगे ही आएंगे पर्सनल के अंदर, लेकिन ऐसे सारी संस्थाएं, ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस जो खुद अपने नाम से डील करते हैं, रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस अपने नाम से डील करता है, तो ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस को भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा? पर्सनल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो पर्सनल कैटेगरी का एकदम क्रक्स पॉइंट जो है, इसका एकदम जो सटीक एनालिसिस है वो मैंने आपको बता दिया। जिन लोगों के साथ डील कर सकते हैं, जो लोग खुद डील करते हैं, वो सब पर्सनल होते हैं। क्लियर है? जो डील नहीं कर सकते हैं वो इम्पर्सनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो पर्सनल कैटेगरी के अंदर फर्दर इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। पहला नेचुरल पर्सनल, दूसरा होगा आर्टिफिशियल पर्सनल, एंड तीसरा होगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो क्लियर हुआ? पहला है नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी पर्सनल कैटेगरी के अंदर 3 सब कैटेगरीज हो सकती है। और इन 3 सब कैटेगरी के अंदर क्या क्या आएगा? तो नेचुरल पर्सनल को आपको समझने के लिए बस इतना सा समझना है, ह्यूमन बींग्स, नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, आपके और मेरी तरह होते हैं। क्लियर है? वो ह्यूमन बींग्स है, वो केवल नेचुरल पर्सन कैटेगरी में आएंगे। आर्टिफिशियल के अंदर, आर्टिफिशियल मतलब एक्चुअल में पर्सन नहीं है, व्यक्ति नहीं है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक पर्सन का दर्जा मिला हुआ है। वो एक पर्सन के जो राइट्स है कॉन्ट्रैक्ट करने के, एग्रीमेंट करने के, बिजनेस करने के, वो सारे राइट उसको मिले हुए हैं, इसलिए उनको भी हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल कैटेगरी में रखेंगे इनको भी। इसमें आपका आ गया फर्म्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस क्लियर है? और रिप्रेजेंटेटिव जो कैटेगरी है उसको आप कर लीजिए अभी पेंडिंग। इसको हम अभी नहीं समझेंगे, ये सारा पूरा समझाने के बाद में, 1-2 क्लास के बाद में मैं समझाऊंगा कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं। तो अभी पर्सनल का मतलब हो गया नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन के सर एग्जांपल बताओ। बेटा आप अपने नाम बता दीजिए। हाँ, एक सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूं, नवीन अकाउंट, फिर महक अकाउंट, और क्या नाम बेटा आपको याद आ रहा है? सर राम अकाउंट, सर और क्या? और बेटा कुणाल अकाउंट, और सर कविता। क्लियर है? तो ये बेटा जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, जो नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, उन सारों का जो अकाउंट है वो पर्सनल कैटेगरी के अंदर आएगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर उनको क्लासिफाई करेंगे। ये सारे एग्जांपल है पर्सनल अकाउंट्स के। उसके बाद में सर आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर मैंने 3 कैटेगरीज बना दी, सब कवर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशंस के अंदर सब चीजें कवर हो जाएगी। फर्म्स में कोई भी आपका फर्म है, जैसे अभी हमने लिखा था नवीन स्टोर या नवीन बुक स्टोर, ये एक फर्म है।
कंपनीज के अंदर मैं एक नाम लिख देता हूं, जैसे टाटा, टाटा मोटर्स लिमिटेड, या मारुति सुजुकी, रिलायंस, बिरला, ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगता है, वो सारी कंपनीज में कैटेगरी में आ जाएगा। फिर इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, क्लियर है, जितने भी क्लब्स, ये सारी जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी आ जाएगी। जैसे कोई भी स्कूल है, SJPS श्री जैन पब्लिक स्कूल, ठीक है, वो भी है। कोई हॉस्पिटल है, कोठारी हॉस्पिटल, क्लियर है। तो ये मैं इनके सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्पिटल, कुछ और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब, ट्रस्ट, ये सारी की सारी संस्थाएं अपने नाम से बिजनेस करती है, तो ये सारी भी आ जाएगी पर्सनल कैटेगरी के अंदर। और रिप्रेजेंटेटिव हम आज समझेंगे नहीं। क्लियर हुआ आपको? तो लुका पासियोली ने क्या कहा था कि हम सबसे पहले डेबिट क्रेडिट समझने से भी पहले क्या करेंगे, बुक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। वो कैटेगरीज कौन कौन सी होगी? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल के अंदर क्या क्या आपको किन किन लोगों के अकाउंट मेंटेन करने हैं जिनके साथ आप डील कर सकते हो। सारे जितने भी पर्सन्स होते हैं, वेदर दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल, सबके सब इसी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। सारे नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन है वो पर्सनल कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किए जाएंगे। तो चलिए बेटा, पर्सनल कैटेगरी आपको क्लियर हुई। आज की क्लास को यही कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं तो काफी लंबी हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट क्लास को हम बिल्कुल यहीं से वापस से स्टार्ट करेंगे, पर्सनल के जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे। पर्सनल कैटेगरी के अंदर क्या क्या और एग्जांपल्स हो सकते हैं, वो सारे एग्जांपल्स आप लिख दिए, लिखने आपको। प्रैक्टिस तो अभी खैर कुछ करनी नहीं है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये रियल नॉमिनल अच्छे से समझने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा कि ये अकाउंट है कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उसे आपको क्लासिफाई करना है। जब ये क्लासिफिकेशन आप समझ जाओगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लुका पासियोली से पूछेंगे कि डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है, क्या रूल्स है। तो तब तक के लिए बस कुछ होमवर्क वगैरह कुछ खास आपको नहीं करना है। बस ये क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में फीडबैक जरूर देना है, कमेंट जरूर देना है। और सारा चीजें आपको समझ आ रही है, कैसी स्पीड चल रही है हमारी, ये सब मुझे जरूर फीडबैक देते रहे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस में उसके अकॉर्डिंग काम कर सकूं। ठीक है बेटा? और ना अभी आपको रियल और नॉमिनल, मुझे पता है कई बच्चों को ऐसा होगा कि सर रियल भी समझ लेते हैं हम लोग। बेटा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रियल और नॉमिनल एकदम अच्छे से क्लियर करवाने वाला हूं। इसलिए कहीं और से एडवांस में स्टडी करने की जरूरत नहीं है आपको। अभी खाली पर्सनल आपको समझ आया है, और हमने लुका पासियोली की हिस्ट्री देखी थी, कैसे अकाउंटिंग बना था, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्यों करते हैं, वो सारे फंडे हमने आज क्लियर किए। बहुत जरूरी था, ये फंडामेंटल बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। थोड़ा हमने स्लो जरूर किया है बट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये अच्छे से समझ आ जाएगा 2-3 क्लासेस के अंदर, तो उसके बाद में हम अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अभी अगर स्पीड बढ़ाऊंगा, अगर अभी पर्सनल, रियल, नॉमिनल या यहाँ पे अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के बारे में किसी को अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो उसको फिर आगे जाके दिक्कत होगी। इसलिए अभी थोड़ा सा स्लो चलेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके।